नमस्कार, नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल के लिए मैं पॉपिन कुमार। आज हो गई है 27 अप्रैल, दिन सोमवार। नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ मैं पॉपिन कुमार। जैसा कि आप सबको मालूम है, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कड़ी में पिछली कड़ी थी भारत और पाकिस्तान की। तो आइए अब हम फिर से एक नई कड़ी में जोड़ते हैं नए राष्ट्र को, भारत के साथ नए देश को। तो साथियों, हम बातचीत करते हैं भारत और चीन के बीच संबंध की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जिस देश की हम बात करते हैं वह देश हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, चीन। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि चीन और भारत के संबंध बहुत अधिक पुराने हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। परंतु इस समय हम राजनीतिक संबंधों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं जब भारत विश्व गुरु था, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक और सम्राट बृहद्रथ, इन सब के समय में भी भारत और चीन के राजनीतिक संबंध थे। आचार्य चाणक्य से चीनी यात्री फाहियान की बातचीत एवं सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग का आना। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अनेक चीन के विद्वान भारत के नालंदा एवं तक्षशिला यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में राजनीतिक शिक्षा लेने के लिए आते थे। चीन के अनेक राजनीतिक घरानों की भी शिक्षा दीक्षा भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार मेखस्थनीज ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक इंडिका में भारत और चीन के राजनीतिक व राजनयिक संबंधों का विवेचन भी किया है। परंतु हम बात करते हैं उस चीन की जो चीन वर्तमान में विश्व को निगलने को तैयार बैठा है, या यूं कहे कि आजकल चीन विश्व भर की सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि चीन से प्रसिद्ध महामारी जिसने कि लाखों लोगों को चपेट में लिया है और लाखों की इससे मृत्यु हो गई है, कोरोना जैसी बीमारी का उदय भी चीन से ही हुआ है। और चीन हमारा पड़ोसी है। हमारी बहुत हद तक सीमा हमारे अनेक राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम आदि, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों की सीमाएं भी चीन से मिलती है। यानी कि भारत जमीनी आधार पर भी बहुत हद तक चीन के करीब है। सांस्कृतिक तौर पर भी भारत से जो बौद्ध पंथ की उत्पत्ति हुई वो पूर्ण रूप से चीन में जाकर के स्थापित हुआ। उसी चीन की हम लोग आज बात करते हैं। चीन में अनेक प्रकार के युद्ध या जंग होते रहे। चीन कभी भी पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं रहा, कभी किसी राष्ट्र के आधिपत्य में रहा तो कभी किसी राष्ट्र के। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी चीन कभी छोटे से देश जापान के आधिपत्य में आया जब उसने मंचूरिया पर आक्रमण किया, तो कभी चीन कब्जे में आया वियतनाम के। इसी प्रकार से चीन का चलता रहा हिसाब किताब। लेकिन अब हम लोग चीन की मुख्य रूप से बात करते हैं 1913 की महत्वपूर्ण क्रांति, जिसको कि चीन का जनक भी कहा जाता है, सन येत सेन। तो ये सन येत सेन थे जो 1913 की चीनी क्रांति में इन्होंने भागीदारी की और चीन में इन्होंने अपना शासन स्थापित करके चीन को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना देखा। लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया और सन येत सेन केवल ताइवान तक ही सीमित रह गया। इसी ताइवान को हम लोग चीनी ताइपे भी कहते हैं। तो जो ये चीनी ताइपे है, जिसको हम लोग चीनी ताइपे यानी ताइवान वर्तमान में कहते हैं, इसी ताइवान में मुख्य रूप से जो है वो चीन का नियंत्रण था। लेकिन माओ से तुंग के नेतृत्व में, जिसको माओ से दुंग भी कहते हैं, कुछ लोग माओ भी कहते हैं, उसी माओ के नेतृत्व में चीन में जो सरकार बनी, चीन ने जो आज़ादी पाई वो 1949 खूनी क्रांति के बाद, यानी कि रक्त रंजित चीन में क्रांति हुई। जो रक्त रंजित चीन में क्रांति हुई, उसी रक्त रंजित क्रांति के बाद चीन एक देश के रूप में उभर करके आया। कुल मिलाकर के भारत से 2 साल बाद चीन आज़ाद हुआ। लेकिन जो चीन 2 साल बाद आज़ाद हुआ, सर्वप्रथम मान्यता देने वाला चीन को देश वो भारत ही था। यानी चीन की जो साम्यवादी क्रांति हुई और उस साम्यवादी क्रांति के बाद चीन को जो राजनीतिक हैसियत प्राप्त हुई है वो हम लोग देखते शुरुआत में ही भारत जैसा महान देश
एक बड़ा देश जो है वो चीन को अपने आप में मान्यता देने लगा। इसी चीन को जब मान्यता दी गई तो 1950 में भारत ने चीन के आधिपत्य को तिब्बत में स्वीकार कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तिब्बत की बलि दे दी चीन के लिए, यानी चीन को। तो जब चीन का आधिपत्य भारत ने स्वीकार किया, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच एक समझौता हुआ, पंचशील समझौता। इसमें दोनों ही देशों के नेताओं ने मुख्य रूप से 5 बातों को स्वीकार किया। दोनों ही देश एक दूसरे के राजनीतिक, सामाजिक व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। दोनों ही देश आपस में युद्ध नहीं करेंगे। दोनों ही देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे। दोनों ही राष्ट्र शांतिपूर्ण सहास्तित्व के साथ रहेंगे, यानी शांति स्थापित करेंगे। तो जो ये पंचशील समझौता था, इसको झटका लगा 1959 में। 1959 में चीन के धार्मिक गुरु, यानी तिब्बत के धार्मिक गुरु, क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने भारत में शरण ले ली दलाई लामा ने, और नेहरू ने उन्हें राजनीतिक शरण भी दे दी। लेकिन इस बात से चीन बहुत बौखला गया। चीन और भारत के राजनीतिक संबंधों में खटास पैदा होने लगी। जो ये खटास इन दोनों के बीच में पैदा हुई, ये उभर करके आई 1962 में। 1962 में चीन और भारत दोनों ही आमने सामने सीमा पर अड़ गए। परिणाम स्वरूप चीन और भारत के बीच एक सीधा युद्ध हुआ, जिसमें कि भारतीय सेना पूरी तरीके से परास्त हो गई। भारत के बहुत बड़े हिस्से मानसरोवर पर चीन का आधिपत्य हो गया। चीन के पास अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा चला गया। साथ ही साथ अक्साई चीन पर भी चीन का आधिपत्य हो गया। तो अक्साई चीन भी चीन के पास चला गया। उसके बावजूद चीन और भारत के बीच जो एक मैकमहन रेखा 1917 में खींची गई थी, जिसे कि ब्रिटिश अधिकारी मैकमहन के नेतृत्व में तैयार किया गया। वर्तमान में उसी रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, परंतु आज वह मैकमहन रेखा इन दोनों देशों के बीच वास्तविक मैकमहन अर्थात मैकमोहन रेखा नहीं है। उस मैकमोहन रेखा को ही लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है। भारत की बहुत अधिक भूमि पर चीन का आधिपत्य है, और चीन हमेशा मानता है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का ही महत्वपूर्ण अंग है। चीन हमेशा से ही भारतीय अरुणाचल प्रदेश को पूर्वी तिब्बत कहता है। उसका मानना है कि अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए उस पर चीन का अधिकार होना चाहिए। तेजी से बढ़ते चीनी आधिपत्य एवं चीनी सैनिकों को देखकर भारत ने अपने सैनिकों को भी सीमा पर उतार दिया, परंतु भारतीयों के पास उच्च मात्रा में हथियार नहीं थे ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके। परिणाम स्वरूप भारत ने पश्चिमी देशों से सहायता मांगी। अमेरिका और इंग्लैंड भारत के हक में उतर गए, जिससे कि चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया और चीन के सैनिक वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने भारत की कुछ भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चीन ने 1964 में पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। परिणाम स्वरूप दोनों ही देशों के बीच तनातनी होती रही। भारत के राजदूत और राजनयिक चीन में नहीं थे। परिणाम स्वरूप एक लंबा समय दोनों ही देशों के बीच तनातनी एवं टकराव में बीता। लेकिन 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इससे पूर्व 1971 के युद्ध में, जो कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन था, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण करके एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के अस्तित्व को निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई। तो हमने देखा वहाँ वो जो भूमिका निभाई गई उसकी वजह से नया देश बना। लेकिन इस युद्ध में चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान के साथ थे। यहाँ भारत के साथ सोवियत रूस था। इसके बाद 1979 में भारत में चीनी दूतावास पुनः खुला और चीन में भारत का दूतावास। चीन ने भी मुक्त व्यापार की नीति अपना ली, क्योंकि माओ सेतुंग की मृत्यु 1976 में हो गई थी। इसके बाद चीन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। चीन ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया। दोनों ही देशों के बीच पुनः संबंध प्रगाढ़ होते रहे। साथ ही साथ दोनों ही देशों के बीच में टकराव पैदा होता रहा। दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि आज भारत
का व्यापार संतुलन 1000 गुना घाटे में चल रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं, हम समझते भी है कि बार बार चीन के सैनिक भारत में आ जाते हैं और अपना दावा पेश करने लगते हैं। कभी हमें उन्हें अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं, तो कभी तिब्बत के निचले क्षेत्र सिक्किम में भी हम उन्हें नजर पाते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 2017 में भारत और चीन के सैनिक डोकलाम में आए लेकिन चले गए। इसके बाद 2018 में भी दोनों के सैनिक डोकलाम में आमने सामने आ गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ हद तक भारत के उसके साथ संबंध व्यापारिक और रणनीतिक तौर पर मजबूत भी होते रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर 2 बार आए, वहीं भारत के प्रधानमंत्री भी चीन में 2 बार गए, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो अभी जो परिस्थिति विश्व में उपजी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि चीन हमारा शत्रु राष्ट्र है एवं एशिया का ड्रैगन भी उसे कहा जाता है, और चीन की अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना मजबूत है। वहीं टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में भी चीन भारत से बहुत आगे है। चीन में प्रसिद्ध बीमारी जिससे कि पूरा विश्व प्रभावित है आई, और चीन ने विश्व में एक तरीके से आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। पड़ोसी होने के नाते सबसे अधिक खतरा हमें यानी भारतवर्ष को था, परंतु भारत के वर्तमान नेतृत्व ने इस महामारी से मजबूती के साथ उभर करके चीन को करारा जवाब दे दिया। साथ ही साथ चीन और भारत के बीच उपजे व्यापारिक संतुलन को सुधारने के लिए कई प्रकार के पाबंदियां भी लगाई। FDI पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और भारत सरकार की बिना अनुमति के चीन किसी भी भारतीय कंपनी या भारत की सीमाओं से लगे देशों में निवेश नहीं कर सकता है। अतः यह नए युग की शुरुआत और भारत के बढ़ते व्यक्तित्व और नेतृत्व को यहाँ हम देख सकते हैं। हो सकता है भविष्य में भारत विश्व का नेतृत्व करे। वहीं भारतीयों में व्याप्त उपजी राष्ट्रवादी विचार एवं सोच के परिणाम स्वरूप अब चीन और भारत के बीच व्यापारिक संतुलन धीरे धीरे कम हो रहा है, परंतु अभी भी यह व्यापारिक संतुलन बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं भारत और चीन के बीच संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे हैं, क्योंकि चीन के विषय में सरदार पटेल ने भी नेहरू को सचेत किया था। वहीं प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नेपोलियन ने कहा था, चीन एक सोया हुआ राक्षस है, जैसे ही यह जग जाएगा तो संपूर्ण विश्व को निगलने की कोशिश करेगा। अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये ऑडियो बहुत अधिक पसंद आएगी। नॉलेज नेशन यूट्यूब को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Attach button, camera button, send button.